नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन के बारे में। एक्चुअली हिमालयन 450 भी इसको जो है कई लोग कहते हैं, 452 पहले कह रहे थे। 452 का इंजन है, ऑल न्यू गाड़ी है, पिछली हिमालयन से कोई कनेक्शन नहीं है। हर एक चीज़ की इन डिटेल जो है बात करते हैं, चला के भी इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ मुझे कैसा फील हो रहा है। चलिए तो जी चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी वही जो हमने रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स जो है उनकी देखी है। एक्चुअली एक डिफरेंस आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये नहीं है। गिर गया क्या? एक्चुअली ऐसा हो जाता है कई बार रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, गिरा वेरा नहीं है। ये एक्चुअली सेकेंडरी की जो है उसमें आपको इस तरीके का लोगो मिलता है, और जो प्राइमरी की है, मेन की है, उसमें आपको ऐसा जो है देखने को मिलेगा क्रोम वाला। अब बात करते हैं चाबी के अलावा क्या कुछ चीज़ें। एक्चुअली चाबी सबसे पहले मैं लगा ही देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपको दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं चालू यहाँ पे हो जाए तो बेटर है। क्या कुछ चीज़ें हैं, देखो पुरानी हिमालयन जो है उससे तो मैं कंपेयर आपको अलग से करके बताऊँगा एक वीडियो में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें, कैसी चीज़ मिलती है, क्या चीज़ें, एक एक चीज़ को हाथ लगा के ढंग से डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट व्हील से। ओके, थोड़ा सा इशू हो गया था कैमरे के साथ में, तो कुछ चीज़ें मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। 90-90-21 टायर जो है वो साइज़ यहाँ पे दी गई है। ये ट्यूबलेस टायर्स है, जी हाँ ट्यूबलेस टायर्स है, रिम ट्यूबलेस नहीं है, तो इसकी वजह से इसके अंदर ट्यूब डली हुई है। ये टायर्स को आप यूज़ कर सकते हो ट्यूब के साथ में, स्पेशली डेवलप टायर्स है, सीएट ने डेवलप किए रॉयल एनफील्ड के साथ में मिल के, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और अगेन मतलब बेसिकली क्या है, क्या अगर आप ख़रीदना चाहो वो मतलब रिम ट्यूबलेस वाला, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, और जब आएगा तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, तो वो वाली बात यहाँ पे है। डिस्क जो है वो 320 जो है यहाँ पे है। बाइब्रो ब्रेक्स जो है वो यहाँ पे है। शोवा सस्पेंशन यहाँ लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो इसको ओपन जो है आप थोड़ा सा मुश्किल से कर पाएंगे, हर कोई ओपन नहीं कर पाएगा, बट इसका सॉल्यूशन रॉयल एनफील्ड ने जो है दिया ज़रूर है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, ये पूरा मडगार्ड जो है वो प्लास्टिक का है, ना कि जो से कई लोगों को आदत हो मेटल वेटल की, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, दिस इज़ वेरी रगेड, लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पे जो है अगेन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अब ये पूरा प्लास्टिक जो कई जगह पे इस्तेमाल किया गया है, आपको लग रहा होगा कि वेट इसका कम होगा गाड़ी का, बट नहीं, सिर्फ 2 kg कम हुआ है पिछली रॉयल एनफील्ड हिमालयन से। लेकिन वो क्यों बढ़ा है, क्या सब चीज़ें हैं, वो आगे आगे आप समझते जाओगे। बट ओवरऑल क्वालिटी हर एक जगह फिट एंड फिनिश बहुत ही अच्छी लग रही है। अपसाइड डाउन फोक्स जो है शोवा के, वो भी बहुत ही सही यहाँ पे फील हो रहे हैं। एनीवे, इधर ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ एलईडी लाइट आपको मिलती है, जो मैं एक्चुअली पास देके आपको बता देता हूँ कि कैसी लग रही है। हाँ, एक्चुअली चालू करने पे आपको जो है पास यहाँ पे मिलेगा। चालू कर दूँ क्या मैं? हाँ, आई थिंक गाड़ी गियर में है। एक चीज़ तो बढ़िया हुई है इस गाड़ी के साथ में कि न्यूट्रल फाइंडर जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया है पिछले वाले के मुकाबले। हालांकि पिछले वाले में इतना प्रॉब्लम तो नहीं थी न्यूट्रल फाइंड करने में। ये यहाँ पे चालू हुई, थोड़ा सा इंजन की आवाज़ बदली है। एक्चुअली इंजन तो पूरा बदला है, बट इंजन की आवाज़ थोड़ी सी अलग हो गई है। आई डोंट नो कई लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। वैसे पुरानी वाली हिमालयन जो है वो भी अपनी साउंड के लिए तो डेफिनेटली नहीं जानी जाती थी, लेकिन हाँ, यहाँ पे आपके पास में जो है ये एलईडी लाइट्स आप देख रहे हो, हाई बीम लो बीम जो है वो यहाँ से लग रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से। दिन में आपको शायद ज़्यादा ना फील हो रहा हो, बट एक्चुअली डिसेंट ब्राइट जो है ये लग रहा है। अब ये एक्चुअल कंडीशंस में चलाने पे पता चलेगा कि क्या चीज़ें कैसी है। बट यहाँ पे विंड स्क्रीन दी गई है, जो कि अब कम वाइब्रेट होती है, थोड़ी छोटी है, और थोड़ी सी अपराइट जो है वो भी है यहाँ पे। इंडिकेटर्स जो है वो आप इधर देख पा रहे हो, अगेन एलईडी हर एक चीज़ एलईडी यहाँ पे हो गई है। नंबर प्लेट जो है वो थोड़ी सी फ्रंट में आ गई है, और काफ़ी सही पोजीशन आई थिंक उसकी है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको चालान वालान जो है वो ज़्यादा इजीली आएंगे, कंसिडरिंग कई कैमरास थोड़े से हाई एंगल पे लगे होते थे, तो वो जो है अब यहाँ पे कैच बाइक को भी कर लेंगे, बाइक वाले नंबर प्लेट को भी। इसके बाद में यहाँ पे रेडिएटर जो है वो आप देख पा रहे हैं। अब ये जो है इसमें प्रॉपर जिस तरीके से आप अगर आप देखो तो ये मुड़ा नहीं है किसी तरीके से, ये बेंड जो है सारे दिए गए हैं, इंटेंशनली डिज़ाइन का पार्ट है, और ये कूल जो है बेटर करेंगे इंजन को। लिक्विड कूलिंग आ गई है, पहले वाले में लिक्विड कूलिंग नहीं थी। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए ये देख पा रहे हैं, बहुत ही सही एक्चुअली हर एक चीज़ की फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। ये मेटल जो है यहाँ पे बहुत ही नीटली प्लास्टिक के साथ में जो है यहाँ पे क्लब कर दिया गया है, बट कहीं पे भी आपको ऐसा ऑड फील नहीं होता। जो मैट फिनिश है और जो प्लास्टिक है वो एकदम अच्छे से ढल जाता है एक दूसरे के साथ में। हाँ, थोड़ी सी रैटलिंग नॉइज़ जो है वो ओवर द टाइम इनकी वजह से आ सकती है। इनफैक्ट अभी करंटली जो कि एकदम ब्रांड न्यू बाइक है उसमें एक हल्की सी रैटल नॉइज़ कहीं से आ रही है, बट आई थिंक वो क्विकली जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ से आ रही है, उसको ट्रीट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
जैसे ये पार्ट भी जो है मेटल के ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक चिपकाया जरूर गया है। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, यहाँ पे बात करते हैं इंजन टैंक की बात करते हैं। पहले फ्यूल टैंक बड़ा है, 17 लीटर्स का बड़ा फ्यूल टैंक यहाँ पे है, विच इज़ वेरी नाइस। इंजन ऑल न्यू है, 452 सीसी का इंजन है। आप जाओ तो देख भी सकते हो, यहाँ पे K452 लिखा हुआ है। शेरपा इसको शेरपा 450 ऐसा इसको कोड नेम किया गया है रॉयल एनफील्ड के द्वारा। अब ये इंजन जो है ये एक्चुअली स्ट्रेस मेंबर है, पार्ट है शैसी का, और वही एक रीज़न है कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप देखते थे फ्रेम जो है कुछ ऐसे जाती थी नीचे से, बट यहाँ पे अब फ्रेम जो है वो नहीं जा रही है। इंजन यहाँ पार्ट हो गया है उसका, और वो इंजन 2-3 जगह माउंट जो है वो किया गया, और वही पार्ट जो है ओवरऑल शैसी का बनता है, और उसी की वजह से गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह थोड़ी सी बेटर है। कितनी बेटर है? पिछली वाली से आई थिंक 20 mm बड़ी है। आई एम नॉट रियली श्योर, ग्राउंड क्लियरेंस नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बट ग्राउंड क्लियरेंस देखने में ही बेटर लग जा रही है, तो आप समझ ही सकते हो उसको। उसके बाद में यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी जो फिट एंड फिनिश है इंजन की ओवरऑल पेंट वगैरह की, वो भी बहुत ही शानदार लग रही है। कोई भी चीज़ ऐसा आउट ऑफ प्लेस नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि बाद में कुछ है। जो ओवरऑल इस तरीके का इंजन की वेरियस कंपोनेंट्स है, इधर उधर पाइप्स वायर जो आ रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे नीट तरीके से जा रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ और ज़रूर आपको लग सकते हैं बार बार निकले हुए ऐसे, बट कहीं पे भी ऐसा ऑड प्लेस नहीं है फिट एंड फिनिश के मामले में। ये बहुत ही अच्छी महंगी भारी बाइक्स जो है उनको एक्चुअली अब टक्कर देती हुई लग रही है। एक और चीज़, पिछली रॉयल एनफील्ड के सामने पता था आपको कि काफ़ी ज़्यादा रस्टिंग के इश्यूज़ थे, और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। इनफैक्ट उसके फ्रंट मतलब जो ये कॉन्सेट वगैरह वाला एरिया है, काफ़ी कई लोगों की शैसी बैंड हो रही थी, कई लोगों की टूट रही थी, कई प्रॉब्लम आ रही थी। आई थिंक वो सब प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड ने सोचा होगा कि भैया वो इसमें नहीं आए, क्योंकि कम्प्लीटली न्यू गाड़ी है, एक बोल्ट भी सेम नहीं है उनका कहना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली शायद अब नहीं आएगी। आ जाए तो भैया फिर तो इट्स क्या बोलूँ मैं अब आपको। एनीवे यहाँ पे आपके पास में नीचे जो है प्रोटेक्शन जो है वो देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो प्रोटेक्शन, हालांकि वो दिस प्लास्टिक पार्ट, नॉट अ मेटल प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली कई लोग एक्सेसरी के तौर पे कई चीज़ें ले आएंगे जो कि मेटल वगैरह की होगी। उसके बाद में राइड बाय वायर है, तो देयर इज़ नो एक्चुअल कनेक्शन विथ बाय वायर बिटवीन थ्रॉटल एंड इंजन। तो ये भी जो भी आप देख पा रहे हो, ये दिस इज पार्ट ऑफ ऑब्वियसली ब्रेक, बट देयर इज़ नो कनेक्शन एज सच ऑफ थ्रॉटल। मतलब मैं इंग्लिश क्यों बोलने लग गया, थ्रॉटल का कोई कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं है इंजन के साथ में, बट हाँ ऑब्वियसली क्लच का कनेक्शन तो होगा ही, तो वो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लच ऑल द वे यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में कोई और चीज़, फुट पैक्स जो है उन पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सॉफ्ट से फुट पैक लग रहे हैं एक्चुअली। जब आप खड़े होंगे तो ज़रूर ये थोड़ा सा दब के आपको बेटर ग्रिप देंगे, बट अदरवाइज़ दिस इज़ डिज़ाइन ऐसे कि भैया थोड़े से वाइब्रेशन वगैरह जो है वो कम फील हो। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो डैम्पर्स जो है वो वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए कई जगहों पे लगाए गए, और यहाँ पे भी वो जो है ही। और तो क्या चीज़ें हैं, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला यहाँ पे एग्जॉस्ट जो है वो भी है, एल्यूमिनियम फील हो रहा है ये, और काफ़ी सुंदर ये एक्चुअली लग रहा है। बाकी तो आई थिंक अगर आप नीचे देखो, कई लोगों को होता है कि क्या टच होगा पहले, तो दैट विल बी द मेन स्टैंड, जो कि टच यहाँ पे होने वाला है सबसे पहले, अदरवाइज और कोई चीज़ ऐसे लो हैंग हो नहीं रही है। रियर टायर्स के साथ में सिचुएशन जो है वो ये है कि अगेन ट्यूबलेस है, और आपके पास में ट्यूबलेस वाली रिम जो है वो करंटली नहीं है। ये वाले स्पोक्स जो है वो यहाँ लगे होते हैं यूजुअली, अगर आपने देखा होगा ट्यूबलेस वाले में, तो उसमें वो जब रिम जब आएगी तब आएगी, आई थिंक इट शुड कॉस्ट मोर देन 20,000 दोनों आगे पीछे की, और उसके बाद में आप जो है ट्यूबलेस हो जाएगा मामला। अभी आपको ट्यूब डला के सेम टायर्स में काम चला सकते हो। अगेन सेम C8 के डेवलप टायर जो है यहाँ पे है, जो कि मड प्लस स्नो रेटेड है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ट्यूबलेस ऑन ट्यूब टाइप रिम फिट विद द ट्यूब, ठीक है। ओके 140/80 R17 ये है। ये वाला रियर वाला 270 mm का डिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि पुरानी वाली 240 थी, अभी ये 270 हो गया, तो इट्स एन अपग्रेड ऑफ 30 mm। फ्रंट वाला जो है वो 320 है इसमें भी, उसमें शायद 300 था। और क्या चीज़ें हैं जो बतानी है, मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो आप देख पा रहे हैं। अगेन एडजस्टेबिलिटी जो है इस सस्पेंशन में आपको मिलती है। फ्रंट सस्पेंशन शोवा की ज़रूर है, पर एडजस्टेबिलिटी जो है वो उनमें नहीं है। और साथ ही में मेन चीज़ पे आते हैं, हाईलाइट टॉकिंग पॉइंट वो जो है वो ये स्क्रीन रही है। मल्टीपल फीचर्स के साथ में ये स्क्रीन आती है, मल्टीपल फीचर्स के साथ में, बट पूरी डिजिटल स्क्रीन है। और एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, वेल स्विच गियर जो है वो यहाँ पे दिए गए उनसे होता है। स्विच गियर जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि एडजस्टमेंट के लिए जो दिया गया है यहाँ पे अपने पास में जॉयस्टिक, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जब आप ग्लव्स वव्स पहने हुए हो तो थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ हो सकती है, बट जब गाड़ी खड़ी रहती है तो यू कैन एक्चुअली एडजस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे सबसे पहले अपीयरेंस जो है उसी की मैं बात करता हूँ, तो गोल्डन लाइन, बैकग्राउंड ब्राइटनेस, क्या चीज़ें कैसी दिखनी है
गोल्डन लाइन पे क्लिक करता हूँ, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, क्या दिखना चाहिए गोल्डन लाइन में? अभी आउटसाइड टेम्परेचर दिख रहा है यहाँ पे, तो वो जो है यहाँ पे आया हुआ है, इंडिकेटर मेरे से गलती से दब गया। इसके बाद में यहाँ क्या दिखना चाहिए? चलो ओडोमीटर की जगह मुझे दिखा दो आप ट्रिप 1, तो यहाँ पे नीचे वाले में ट्रिप 1 जो है वो यहाँ पे दिख गया है। और आउटसाइड टेम्परेचर दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, वो यहाँ पे बंद आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिप 2 दिखाना है। एक्चुअली ओडोमीटर ही आई थिंक सबसे बेस्ट चीज़ है, अनलेस कई लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल हो ही जाता है। पीछे आना है भाई थोड़ा सा ऐसा, अरे पीछे कैसे आएगा बंदा इसमें? ओह, पीछे आने के लिए जो है आपको ये होम बटन जो है उसको इस्तेमाल करना होता है। बैकग्राउंड जो है वो क्या आना चाहिए? बैकग्राउंड जो है वो हम चेंज करके बताते हैं। डार्क थीम ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक में क्या होता है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, तो अगर वो कवर हो जाए तो उसके बाद में जो है ब्लैक सारा थीम जो है वहाँ पे चली जाती है। आप देख रहे हो धीरे धीरे ब्राइटनेस जो है वो हल्की सी कम हुई है एंड इट नाउ इज़ अ ब्लैक थीम। बट जैसे ही आप छोड़ोगे या मतलब जैसे ही आप उजाले में जाओगे तो धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ेगी पहले, फिर थीम जो है वो स्लोली चेंज होकर वाइट थीम हो जाएगी, जो कि करंटली यहाँ पे हो गई है जिस तरीके से आप देख पा रहे हो। उसके बाद में और क्या दिखाना था मुझे, ये तो थीम एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया। ब्राइटनेस लेवल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। स्क्रीन टाइप जो है वो एनालॉग चाहिए, डिजिटल चाहिए। कई लोगों को डिजिटल देखने का मन होता है कि भैया मुझे तो पूरा डिजिटल वाला फील चाहिए, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ऑब्वियसली जब आप मैप से कनेक्टेड होंगे तो ये चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएगी। स्क्रीन टाइप में करंटली वापस एनालॉग करता हूँ, मुझे एनालॉग पसंद है। तो अब जब आप मैप से कनेक्टेड हो गए तो गूगल मैप्स जो है उनके थ्रू यहाँ पे मैप आता है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल है वो। ट्रिपर नेविगेशन से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑब्वियसली है ही। और क्या चीज़ थी, मुझे कुछ और दिखाना था आपको। स्क्रीन टाइप अपीरियंस में तो इतना ही था। ट्रिप प्रेफरेंस, कौन सा प्रेफरेंस वगैरह, माई व्हीकल, ऑब्वियसली ट्रिप जो है वो आपको देखना हो। और हाँ, एक और चीज़, फ्यूल रेंज वगैरह, ये क्या क्या दिखना चाहिए जब आप बाहर चीज़ें देख रहे हो, तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। सिस्टम इन्फॉर्मेशन, क्लॉक स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल कंजप्शन, टेम्परेचर, इन सब की यूनिट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन, फेवरेट्स, ये सब चीज़ें हैं। अब जब आप होम पेज पे हो, कुछ भी और नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो जैसे मैंने बताया आप एडजस्ट कर सकते हो। वो क्विकली आपको अगर आपको टॉगल करनी हो तो हाँ, एक्चुअली हाँ, ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हुई ट्रिप 1, ट्रिप 2, उसके बाद में फ्यूल रेंज, उसके बाद में फ्यूल कंजप्शन, रियल टाइम, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे सर्विस कब ड्यू है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर क्या है आपका, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये आप ऑन द गो भी देख सकते हो, उधर वाला मेन्यू ऑब्वियसली ऑन द गो आप नहीं देख सकते हो। इसके बाद में और क्या चीज़ें हैं, वेल न्यूट्रल, यहाँ पे डिजिटल स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, ओडोमीटर, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई। ये फ्यूल गेज जो है वो भी यहाँ पे स्मार्टली दिया हुआ है। आई होप कि फ्यूल गेज जो है वो रॉयल एनफील्ड का इस बार ढंग से काम करे। मैं इस गाड़ी का प्रॉपर ढंग से रिव्यू बनाऊंगा, अच्छा खासा चला के 1000, 1200, 1500 किलोमीटर चला के अलग अलग ट्रेन्स पे, तब मैं बात करूंगा इन सब चीज़ों की कि कैसी है जब आप इसके साथ में जीते हो कुछ दिन, तब क्या फील होती है। यहाँ पे एक USB Type-C दिया गया है आपको, जो कि अगेन कई मोबाइल डिवाइसेस फास्ट चार्ज करने में हेल्प करेगा। काफ़ी लोग अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे भी क्वालिटी वगैरह, हैंडल बार वगैरह पे भी बहुत ही बढ़िया है। मिरर्स जो हैं वो भी थोड़े से स्लीक किए गए हैं, थोड़ा ईजिली रोटेट होते हैं और आई थिंक वाइब्रेट जो है वो भी कम होने चाहिए। अभी राइड करते हैं उसकी भी बात करेंगे। स्विच गियर की जैसे मैंने बताया क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। एक बार फिर से मैं गाड़ी चालू करके आपको साउंड सुना देता हूँ। नॉट रियली साउंड जो कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, बट एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस इंजन के साथ में हुई है, वो ये कि इंजन अब जो है लॉन्ग स्ट्रोक नहीं रहा है, शॉर्ट स्ट्रोक हो गया है। यानी कि बोर्ड जो है वो बड़ा है और जो स्ट्रोक की लेंथ है वो कम है। तो शॉर्ट स्ट्रोक होने से क्या होता है कि रेव ज़्यादा करता है इंजन, बट लो एंड टॉर्क जो है, जो कई लोगों को नेचर पसंद है, जो हिमालयन पुरानी वाली का या प्रॉपर जो लो रेविंग इंजन से हम रॉयल एनफील्ड के बाकी क्लासिक 350 वगैरह, वैसा यहाँ पे कैरेक्टर नहीं है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ही बुरा लगेगा मतलब चलने में। अगर आप ढंग से ट्यूनिंग देखो या पावर ग्राफ देखो तो हो सकता है वो बेटर भी हो सकता है। तो चलाते वक्त जो है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, उसकी बात मैं करूँगा। एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रह जाती वो ये कि चाबी निकली है, यहाँ पे सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट उसकी हो पाती है। बाय द वे इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर बढ़ी है, बट ओवरऑल हाइट जो है वो कम हुई है पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड के मुकाबले। ये सीट यहाँ पे निकाली मैंने, इसको रखो साइड में। काफ़ी हैवी फील हो रही है बिकॉज किट यहाँ पे जो दिया गया है। हाँ, मैं आपको कुछ दिखा रहा था ना, ये क्या है, वेल ये आपको जो है इन्वर्टेड यहाँ पे जो सिस्टम दिया गया है वो एक्चुअली आपको अगर खोलना हो
ऐसे फिट कीजिए। नाउ इट्स अ नॉर्मल नट। ऑब्वियसली इसको लगा के नहीं रख सकते हो, इट्स नॉट इवन अ मैग्नेट जो कि अटकी हुई रह जाएगी, निकल जाएगी चलते ही वक्त, तो इसको ऑब्वियसली वापस आपको ले जाना होगा। बट आपके लोकल मैकेनिक्स के पास में जो है ये स्पैनर, ये टूल नहीं होगा इसको खोलने का, बट ये स्पैनर से जो है आप अदरवाइज़ खोल सकते हो। ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, यहाँ से नहीं गिरेगा। एनीवे, यहाँ पे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका ये दिया हुआ है भैया, नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल। ये सीट जो है इसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे जो है इस सीट को यहाँ से आप ऊपर कर सकते हो, ये फ्रंट वाला और ये फ्रंट वाला, ये रेयर वाला, दोनों करोगे तो सीट हाइट बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 845 जो है वो स्टैंडर्ड मान लो, 825 लो करने के बाद में एक लो सीट का ऑप्शन जो है उसमें 825 से 805 जो है सीट हाइट चली जाती है। यस, पुरानी वाली हिमालयन के मुकाबले अभी भी सीट हाइट ऊंची है, बट आई थिंक प्रॉब्लमेटिक जो है वो यहाँ पे नहीं है सिस्टम। मुझे बैठ के ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊंची हो रही है बाइक। थोड़ा सा तो ऑफ रोड कंडीशंस में परेशान कर सकती है, स्पेशली जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच से कम है उन लोगों को। अदरवाइज दिस शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। मेरे को तो ऐसा अभी बैठने में या इधर उधर आगे पीछे जब आप गाड़ी करते हो तब वैसे प्रॉब्लम फील जो है वो नहीं हुई है। मैक्सिमम लोड 7 kg यहाँ लिखा हुआ है। बढ़िया मैट फिनिश इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही बढ़िया कलर है भाई। ये मैट कलर जिस तरीके से रॉयल एनफील्ड ने चूज़ किया है, अमेजिंग। पेट्रोल अप टू E20, एथेनॉल 20। बाकी कुछ चीज़ें कुछ रही हो जो मुझे हाईलाइट करनी है और ना कर पा रहा हूँ मैं राइड करने से पहले। वेल एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो मुझे बतानी थी वो यहाँ पे मैंने बता ही दी है। रियर सस्पेंशन की ऑब्वियसली ट्रैवल बड़ा है, पहले 180 था, अब 200 mm का ट्रैवल हो गया है। फ्रंट का अभी भी 200 mm है, पिछले वाले का भी वही था, बट ऑब्वियसली मैं जैसा मैंने बताया कि अपसाइड डाउन फोक्स जो है वो यहाँ पे आने लग गए हैं। अब हम करते हैं चालू और एक्चुअली चलो चलाते हैं। भाई इस बाइक पे बैठते ही अलग फीलिंग है भाई। वो वाली बाइक का स्टांस थोड़ा सा जैसे आपको अंदर बैठा कर फील करवाता था, ये से ऊपर बैठते हैं ऐसा फील करवाता है। बट न्यूट्रल बहुत आसानी से हो रही है भाई। नेविगेशन नहीं लगाया मैंने। हेलो डॉगी। ये देखो क्लासिक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। एनीवे, इट फील्स गुड आउटराइट। मतलब शुरुआत से ही बहुत ही सही फील हो रही है बाइक, बहुत ही सही फील हो रही है एक्चुअली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 6th गियर में मैं 80 पे क्रूज कर रहा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है इंजन को। इनफैक्ट आई थिंक मैं 100 भी क्रूज करूँगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच आता है, 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, बहुत ही स्लीक गियर बॉक्स है, बहुत ही प्यार से गियर शिफ्ट्स होते हैं, मतलब कमाल। ओ नाइस इंजन भाई, क्या रेव करता है इंजन। ऑब्वियसली लो एंड टॉर्क जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। मतलब आप स्टॉल कर सकते हो, शायद उसको स्टॉल करना कम होता था, इसको स्टॉल कर सकते हो अगर आप ढंग से पिक ना करो तो। बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। थोड़ा पास का सिस्टम ऐसा बहुत ऑड लगता है मुझे, यहीं पे पास होना चाहिए होता है गाड़ी का। अराउंड द कॉर्नर्स भी एक्चुअली अराउंड द कॉर्नर्स वो वाली बाइक में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसका सॉफ्ट सस्पेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही फीलिंग देता है, बट इसकी शैसी जो है वो चलते टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बेटर आपको एजिलिटी फील करवाती है। वजन तो देखो शॉर्ट राइडर्स को इसमें ज़्यादा ही लगने वाला है। इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बुरी नहीं है, और अगर आप प्यार से चलाने वाले में लोगों में से हो ना तो इट विल गिव यू लेट्स से कि 25 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी आपको मिक्स यूजेस में। अगर आप सिर्फ हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे हो और 80-90 की क्रूजिंग पे हो तो आई थिंक उस सिचुएशन में फिर आपको ये 30 kmpl तक भी ले जा सकती है। मैं इतना मिस कर रहा हूँ। रॉयल एनफील्ड ने मुझे इनवाइट किया था फर्स्ट राइड पे जब ये मनाली में हुई थी। इस गाड़ी को तो वहीं टेस्ट करना चाहिए यार। बाय गॉड, जिन्होंने भी किया ना भाई, बहुत जलन हो रही है। ये मैं क्या अर्बन जंगल में टेस्ट कर रहा हूँ इस बाइक को, बट एक्चुअली यहाँ पे भी हीटिंग वीटिंग और बाकी चीज़ें पता चलती है।
वैसे तो क्या ही हीट करेगी, अभी तो इतना चल ही नहीं है। इंजन टेम्परेचर जो है वो दिखाता हूँ मैं आपको। इंजन टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास हवर कर रहा है। अब देखो 5th गियर में है और मैं ये थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई फील हो रही है 2500 आरपीएम के आसपास। हाँ, तो अब देखो हल्का सा स्ट्रगल करती हुई फील होगी 2000 आरपीएम के। इट्स नॉट कि बंद हो जाएगी, बट 4th गियर में ज़्यादा बेटर फील होगी। पहले 6th गियर में अगर मैं डाल दूँ तो बस चल रही है ऐसा फील मान लो आप। अगर 2 लोग बैठे होंगे तो शायद चलेगी भी नहीं, बट स्टिल ट्रैक्टेबल तो है। स्पेशली 6 तो चलो ओवर ड्राइव गियर होगा, बट अगर आप देखो और मैं मान लो 3rd गियर में इसको चलाना चाहूँ तो किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लग रहा कि इंजन जो है वो स्ट्रेस में रहेगा। हाँ, एक ना हल्के से वाइब्रेशन शुरू होते हैं अराउंड 5000 आरपीएम, जो कि हैंडल बार तक आ रहे हैं। बट वो 5000 वाले आरपीएम 100 की स्पीड पे नहीं है, वो 3rd गियर तक ही फील होते हैं, उसके बियॉन्ड फील नहीं हो रहे हैं वो। कुछ तो इसमें कर 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 आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या आवाज़ है। यहाँ से कहीं से आ रही है, या तो इस ORVM से आ रही है, या यहाँ कहीं से बज रही है वो। ये नई वाली सेल्टॉस का बेस मॉडल है क्या ये? मतलब सेकंड बेस जो आता है, आई थिंक वो है। इतनी छोटी क्यों लग रही है? मैं ऊंचा बैठा हूँ इसलिए। ट्रैफिक से भैया को डर लग रहा है कि बड़ी बाइक टच कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। वैसे तो मैं जानबूझकर ही लाया हूँ ऐसा घुमा घुमा के, ज़रूरत नहीं थी मुझे लाने की, जस्ट टू चेक। उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है मनोवर करना। एक्चुअली टर्निंग रेडियस ठीक है इस बाइक का, कंसिडरिंग काफ़ी घूम जा रहा है ना हैंडल बार, ठीक है। ऐसा फील होता है यार, वेट फील होता है इस गाड़ी में। इंजन हीट ऐसे ज़्यादा हुई नहीं है अभी, टेम्परेचर इज़ क्लोज टू 100 डिग्री, बट ऐसा फील तो नहीं हो रही ज़्यादा। ओह, फाइनली मोड चेंज करने दे रहा है, पहले मोड चेंज नहीं करने दे रहा था। ये रियर ABS ऑफ, इकोनॉमी मोड, रियर ABS ऑफ, परफॉर्मेंस मोड में ABS ऑन, इसी मोड में थे हम, इसी में रहना है। एक्चुअली इकोनॉमी मोड में भी चला लेते हैं। ओह, अब नहीं करने दे रहा। इसका कोई तो नियम है यार, ये लोग बड़े गलत आते हैं सब। आज तो सारी गाड़ियाँ छोटी छोटी लग रही है बाइक पे बैठने के बाद ही। ग्रैंड विटारा भी छोटी लग रही है। पर सिटी में भी कंफर्टेबली चल रही है ये। हाँ, मतलब ये ना जब रुकी होती है ना तब वजन फील होता है इसका, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है इसका। ये देखो अब मोड चेंज हो रहे हैं इसके, पहले नहीं हो रहे थे। इकोनॉमी मोड पे ट्राई करते हैं कि क्या कैसा फील होता है। इकोनॉमी मोड विद ABS ऑन, ठीक है। आई डोंट नो टॉप स्पीड चेंज होगी या क्या, इकोनॉमी मोड में ओवरऑल क्या होगा। हल्का सा परफॉर्मेंस मेलो डाउन लग रहा है, बट आई फील कि थोड़ा सा ना इस वजह से आपको वाइब्रेशंस भी कम फील हो रहे हैं। मतलब वो स्मूथनेस ज़्यादा फील हो रही है, नॉट वाइब्रेशन कम, वाइब्रेशन तो ऑब्वियसली वैसे ही फील हो रहे होंगे, बट स्मूथनेस ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे इकोनॉमी मोड पे। पावर कम हुई है इकोनॉमी पे, ये तो पक्का फील हो रहा है। आई डोंट नो टॉप स्पीड में भी चेंज होगा या नहीं होगा। 150 kmph की टॉप स्पीड इसकी अभी है, मतलब मेन जो मोड है उसमें। बट ऐसा लग रहा है बस थ्रॉटल का इनपुट थोड़ा सा अलग तरीके से ले रही है। बाय द वे, राइड बाय वायर है वो मैं बताना भूल गया कि थ्रॉटल एकदम बहुत ही सही तरीके से जा रहा है। और इकोनॉमी मोड पे ऐसा मान लो थ्रॉटल जैसे पहले वाली हिमालयन जैसा फील हो रहा है, कुछ ऐसा सा फील कर लो आप हल्का सा। इसमें एक्चुअली मुझे तो इकोनॉमी में ज़्यादा कंफर्टेबल सा फील हो रहा है फॉर सम रीज़न। वैसे ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे कि इकोनॉमी मोड पे या किस पे है, बट इट फील्स गुड। इस गाड़ी में 2-3 चीजें संशय रहेगी मेरे लिए। एक तो सीट का कंफर्ट कैसा है लॉन्ग राइड में, ये जानना रहेगा। एक ये हाईवे पे आप हल्के फुल्के जब टर्न्स वगैरह ले रहे हो हाई स्पीड पे बेसिकली, तो कैसा रहेगा। और एक्चुअल में पहाड़ चढ़ने पर, जैसे कुछ रियली हाई माउंटेन पासेस या स्टीप रोड जैसे मनाली से रोहतांग चढ़ो, तो वहाँ कैसी फील होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी इसमें। ऐसा ये पता है, वैसे अटेंशन ग्रैब नहीं करती है डायरेक्टली कि कोई अलग ही बाइक आ गई हो। ऐसा एकदम से फील नहीं आ पाता लोगों को कि कोई अलग बाइक आई है। हिमालयन के कैरेक्टरिस्टिक्स बरकरार है इसमें थोड़े थोड़े अभी भी। नाइस नाइस नाइस। तो भैया पावरफुल हो गई है, बड़ी हो गई है, चौड़ी हो गई है, ऊंची ज़रूर नहीं हुई है, बट
भाई हर जगह क्वालिटी, हर जगह इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ये जो साइड स्टैंड जो है ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे फील हो रहा है। हर एक चीज़ में इंप्रूवमेंट किया गया है और प्राइस में भी ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट जो यहाँ पे हुआ है। 2,69,000 एक्स शोरूम ये शुरू होगी। अगर आप ट्यूबलेस जो रिम्स आएंगे, टायर भले ही ट्यूबलेस लग रखे हो, रिम्स जो ट्यूबलेस आएंगे वो जब आप लेंगे तो और ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। फिलहाल तो इंडिया में वो नहीं आए हैं, बट अगर आप टॉप एंड लेंगे तो 284 तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है आपको डेफिनेटली महंगी ज़रूर पड़ने वाली है, बट आपको कहीं पे भी ये फील नहीं होगा कि इस बाइक के लिहाज से इतने पैसे नहीं बनते हैं। वो चीज़ आपको फील नहीं होने वाली। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट जो है हिमालयन को यहाँ पे दिया गया है। अभी 2-3 चीज़ें देखने बाकी है कि ज़्यादा लंबा चलाने पर क्या चीज़ें कैसी फील होती हैं मुझे। वो पहाड़ों में जब मैं लेके जाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि या कितना इंप्रूवमेंट है पुराने हिमालयन के मुकाबले। ऑब्वियसली होगा इंप्रूवमेंट, बट कितना है, कहाँ नहीं है, कहाँ कमी रह गई है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा टाइम मिला था हमें। ज़्यादा टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।